हरियाणा टॉक्स पर मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं वो हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति पर बारीक नजर रखते हैं। डॉक्टर सतीश त्यागी जी, नमस्कार। आज जो विषय हम उठाने जा रहे हैं वो विषय बड़ा ही दिलचस्प है। विषय है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है, इनके व्यवहार में, इनके जो सामाजिक तौर पे किस तरह का जो व्यवहार करते हैं, राजनीतिक इनकी जो सोच है उसमें कितना फर्क है, और भी आगे जो नायब सिंह सैनी का जो कार्यकाल होने वाला है वो मनोहर लाल की छत्र छाया में रहता है या उससे अलग इनकी ये जो है छाप छोड़ेंगे हरियाणा पर। इन सभी तमाम विषयों पर हम डॉक्टर सतीश त्यागी से बात करेंगे। त्यागी साहब जी, पिछले 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वो पार्टी जो पिछलग्गू पार्टी होती थी दूसरी पार्टियों की हरियाणा के अंदर, वो शासन कर रही है। 2 मुख्यमंत्री इस पार्टी ने दिए हरियाणा को। एक थे मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 साल से ज्यादा का समय जो हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे, और चुनाव से जस्ट पहले जो है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहे। 3 महीने के लगभग उनको भी मुख्यमंत्री रहे। आपने उनका कार्यकाल भी देखा है। दोनों में आपने क्या जो है मूलभूत अंतर आपने देखा? देखिए दीपक जी, हर व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव और चरित्र होता है जिसका निर्माण उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उसकी शिक्षा से जी तय होता है जी। तो वैसे तो हमें 2 व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए जी। लेकिन चूंकि ये दोनों व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है और उनकी नीतियों से और उनकी कार्यशैली से हम लोगों का जीवन प्रभावित होता है जी। तो हमारे लिए जरूरी भी हो जाता है कि हम व्यक्तिगत चीजों को अलग रख के इस चीजों का तुलनात्मक अध्ययन करें। और ये अध्ययन भारत में हमेशा होता रहा। नरेंद्र मोदी जी आज भी नेहरू के कार्यकाल की आलोचना करते हैं या समालोचना करते हैं, या उसी तरीके से दूसरे लोग भी करते हैं। तो राजनीति में आप इन चीजों से तुलना से बच नहीं सकते। अब सवाल ये है कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोनों जो लोग हैं जो मुख्यमंत्री बने वो एक ही पार्टी से आते हैं, एक ही विचारधारा से आते हैं, तो इसलिए कोई नीतिगत उनमें अंतर तो होना नहीं चाहिए कायदे से। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठता है तो उसका व्यक्तित्व उस पद को प्रभावित करता है जी। उदाहरण के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी भी हैं, लेकिन 2 विपरीत ध्रुवों पर खड़े हुए लोग हैं। जो लोग अटल जी के व्यक्तित्व से प्रभावित है उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी अटल जी की ऊंचाई को नहीं छू सकते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि अटल जी को नरेंद्र मोदी ने बहुत पीछे छोड़ दिया। हर तरह के लोग। हाँ, समाज यही सहमतियों से असहमतियों से तरह तरह के विचारों से बनता है। ये स्वाभाविक चीज है, ऐसे बनना चाहिए। बात करें मनोहर लाल खट्टर की तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता या जो उनकी कमजोरी भी हो सकती है किन्हीं लोगों की ये है कि वो जिस पृष्ठभूमि से आए हैं वो पृष्ठभूमि शहरी है। पैदा तो वो गाँव में हुए थे, लेकिन गाँव में वो आए थे विभाजन के बाद। और आप देखेंगे हरियाणा में जो विस्थापित समाज रहा है, जनजाति कम्युनिटी है, वो शुरुआती दौर में गाँव में रही है, धीरे धीरे वो कस्बों से आती है, बड़े शहरों में चली है। तो मनोहर जी का भी जो यात्रा रही है वो इसी तरह की रही है। उनकी पढ़ाई लिखाई रोहतक शहर में हुई और वो दिल्ली चले गई, और उसके बाद में उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आया कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए लगभग युवावस्था में। जिससे पहले उन्होंने व्यापार भी किया, कपड़े की दुकान खोली थी और घर के काम में भी हाथ बटाते थे। लेकिन जब वो आरएसएस में आ गए तो वहाँ एक अलग तरह का वातावरण है, एक परिवेश ही अलग है बिल्कुल जी। वो परिवेश और नायब सिंह सैनी के परिवेश में धरती आसमान का फर्क है। आरएसएस के प्रचारक के रूप में जब आप जीवन जीते हैं तो आपका अपने परिवार से कोई संबंध नहीं होता, रिश्ते नातों से कोई संबंध उस तरह से नहीं होता कि आप एक साथ लगातार रह रहे हैं और कभी कभार आ गए, उसमें फर्क है। दूसरे जो संघ के लोग हैं उनकी एक अपनी विचारधारा है, अपना एक काम करने का तरीका है, तो उसमें ढल जाते हैं बरसों बरस जब आप लोग रहते हैं। और प्रचारकों के ऊपर तो ये दायित्व है कि वो जो जीवन शैली उन्होंने अपनाई है, जो विचारधारा उनकी, उनको वो और तबकों तक ले जाए। छोटे छोटे बच्चों की शाखाएं लगती हैं उसमें ले जाते हैं, तो उनका एक माइंड सेट बन जाता है और उस माइंड सेट का आधार है अनुशासन। उनके यहाँ कहा जाता है कि सूचना आई सोचना बंद। कितनी बड़ी बात है कि अगर ऊपर से कोई सूचना आई है तो उसमें आपने सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। तो ये एक तरीके से आप देखें बुद्धि को कुंद करने वाली बात भी है कि आपके अपने विवेक का कोई मूल्य नहीं है, आपने केवल फॉलो करना है, आदेश की पालना करनी है। हाँ, ये नहीं सोचना ये सही है गलत है, इसके कोई महत्व नहीं है। यही इसी को हम सैनिक अनुशासन बोलते हैं। मिलिट्री में भी कोई सिपाही को जब कहा जाता है कि फायर, तो फायर करेगा, उसने अपना दिमाग नहीं लगाना,
उसकी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है जिसे वो मार रहा है। तो मनोहर जी उस पृष्ठभूमि से आए थे। नायब सिंह सैनी की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। तो मैं कह रहा हूँ एक विचारधारा होते हुए भी, एक उद्देश्य होते हुए भी दो तरह अलग अलग व्यक्ति तो अपनी अपनी छाप छोड़ते हैं। खट्टर जी का जैसा भी कार्यकाल रहा तो प्रदेश के लोगों ने देखा है। उनके साथ सीमा जो मैंने बताई वो थी, एक बहुत बड़ी डी बना के वो भाषण करते थे, लोगों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, जनसंपर्क उनका लगभग शून्य था और कई बार बड़े उत्तेजित हो जाते थे और इस तरह की उन्होंने बयानबाजी भी की जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई और जिसकी शायद कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन वो पर्सनैलिटी का एक डिसऑर्डर है या विशेषता है कि लोग इस तरह की बात करते हैं। अब नायब सिंह सैनी हमें मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं, तो अब उनकी पृष्ठभूमि आप देखिए। पहली तो बहुत दिलचस्प बात मैं बताऊं जो शायद बहुत लोगों ने ध्यान न दिया हो। नायब सिंह सैनी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा निर्माण के बाद पैदा हुए हैं। अच्छा, उनका जन्म 1970 में हुआ और हरियाणा 1966 में बन गया था। वो सेम बात है जैसे प्रधानमंत्री मोदी बने थे तो कहते थे कि आजाद भारत का पहला मुख्यमंत्री जो जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ। तो बिल्कुल नायब सिंह सैनी आजाद भारत में भी पैदा हुए और हरियाणा निर्माण के 4 साल बाद पैदा हुए। नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी की जो शहरी पार्टी होने की छवि है उसके विपरीत नायब सिंह सैनी का जन्म गाँव में हुआ, वो देहात साथ में। बड़ी बात यह है कि उनके फादर सेना में थे, सेनानी सैनिक थे। नंबर 2 सेनानी के बावजूद वो गांव के हुए मैंने बताया और वो खेती से उनकी आजीविका चलती थी। ये चीजें मनोहर जी के साथ ही आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ चीजें नहीं होती। तो उनका सैनिक परिवार से होना, उनका गांव का होना और उनका खेती किसानी से जुड़ा होना, भारतीय जनता पार्टी में चीजें दुर्लभ हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी के साथ ये हैं। और समय के साथ भाजपा ने जो यात्रा की है गांव से शहर की ओर, वो उसका प्रतीक है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का चरित्र बदला है। एक दौर में आप देखेंगे डॉक्टर मंगल सेन थे और भाजपा के या जनसंघ के जितने विधायक होते थे आमतौर पर वो शहरी क्षेत्रों से चुने जाते थे। और भाजपा अभी 10-12 साल पहले एक नारा देती थी, चलो गाँव की ओर। यानी कि देश की आज़ादी के 65-66 साल बाद भी उनको ये जरूरत महसूस हुई कि गांव की ओर जाना है। गांव की ओर आप जाएंगे लेकिन गांव में आपका स्वागत करेगा कौन? 1-2 परिवार होगा जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को समझता होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक दल के रूप में एक नीति बनाई और कई बार समय ऐसी आवश्यकताएं पैदा कर देता है कि उन्होंने सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग की मदद लेके एक बार गाँव में प्रवेश करना शुरू किया और इसके वाहक बने नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय व्यक्तित्व ने गांव-गांव में बैठे लोगों को प्रभावित किया। लोगों ने सोचना शुरू किया नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी के बारे में सोचा तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचा। तो एक जगह लोगों के दिमागों में बनने लगी कि कोई ऐसा लीडर है जो इस तरह की सोच रखता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो हमने 2 चुनाव देखे हैं, 14 वाला, 19 वाला और 24 वाला भी, एक रणनीति अपनाई कि किस तरीके से हमने गांव में बसने वाले ऐसी कम्युनिटीज की जो उनको अपने पाले में लाया जा सकता है वो लाए, जिसे ध्रुवीकरण का नाम देते हैं। जाट गैर जाट के ध्रुवीकरण की भी बात होती है। लेकिन वो कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक दिशा चुनने की छूट है, तो उन्होंने चुना और उनको पहले 2014 में ये लगता था कि ये केवल मोदी का प्रभाव है और हो सकता है अगले चुनाव में ये खत्म हो जाए। लेकिन आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था चलो गांव की ओर, आज उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, वो गांव में घुस चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी होने के साथ साथ गांव की भी पार्टी बन गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में स्वागत करने वाले बहुत लोग हैं। खुल के ना करें वो अलग बात है, या कुछ लोग उनको अंतर प्रवेश भी ना करने दें, वो स्थिति भी आएंगी और अभी चलेंगे कुछ दिन, इस तरीके माहौल बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब केवल अर्बन पार्टी कहना, शहरी पार्टी कहना ये न्यायोचित नहीं है। इस समय वो गांव की भी पार्टी है और बहुत बड़ा जन समर्थन उसे गांव में बसने वाले लोगों से, खेती समाजों से मिला है। पहली बात तो ये है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के पहले ऐसे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं जो गांव के हैं, किसान हैं और परिवार के हैं। उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनके रिश्तेदार हैं। मनोहर लाल जी को लोग ये भी कह देते थे कि इन्होंने अपना घर नहीं बसाया, ये क्या जाने घर गृहस्थ की समस्या है। तो नायब सिंह के साथ ये सारी चीजें भी हैं और एक साधारण पृष्ठभूमि से आके जीवन में संघर्ष करना और इतनी ऊंचाई हासिल करना, इस यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ जाना होगा जो खट्टर जी को नहीं मिला था।
सर आप बात कह रहे हैं कि दोनों में बहुत फर्क जी। है, लेकिन नायब सिंह सैनी अक्सर कहते हैं कि उनके जो पॉलिटिकल गुरु है, राजनीतिक गुरु हैं, वो मनोहर लाल खट्टर है। देखिए। आपने अंतर इतने गिना दिए, कुछ समानताएं भी तो दोनों में होंगी। समानताएं अलग अलग समानताएं, एक आपको उदाहरण दूंगा, मैं अतीत का ले जाता हूँ जी। कि चौधरी बंसी लाल ने एक बार कहा था कि पंडित भगवदयाल शर्मा मेरे राजनीतिक गुरु हैं। जी। गुलजारी लाल नंदा को भी उन्होंने गुरु बताया और उनका पूरी जो राजनीति है वो उनके सिद्धांतों से या गुरु के से कहीं मेल नहीं खाई जी। कहीं पे भी। तो चूंकि वो नायब सिंह का जो है 1992 से शुरू होता है राजनीतिक जीवन जी। और 32 साल कम भी नहीं होते और वो जब आए खट्टर साहब के संपर्क में तो उनके सहायक के रूप में आए थे और उनकी जो यात्रा शुरू होती वो रोहतक के ऑफिस से शुरू हुई थी, यहाँ भाजपा का जो ऑफिस था और मनोहर लाल जी ने उन्हें काम सौंपा था कंप्यूटर उन्होंने नहीं गाड़ी भी चलाई चलाते थे। और कहते हैं वो कंप्यूटर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। अच्छा जी। यहाँ जो भेजा गया था अच्छा। क्योंकि वो टेक्नो सेवी हैं, शुरू से ही बहुत आगे चलते हैं समय से। जी। तो नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए कंप्यूटर पर मनोहर लाल जी के आदेश पर नायब सिंह सैनी ने यात्रा शुरू की। ये सफर नहीं था। तो अगर वो बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि मेरे गुरु हैं तो ये अच्छी बात है, मानना जी। चाहिए। लेकिन राजनीति में गुरु और चेले का संबंध होते हुए भी राजनीति यथार्थ में चलती है, वो जिंदगी की सच्चाइयों पे चलती है। तो उसमें ना तो गुरु उन बातों का बुरा मानता और शिष्य अपनी राह चलता रहता। जो अच्छा गुरु है वो उसको प्रशस्त करता, मार्ग की आप आगे बढ़ते रहिए। जो नायब सिंह सैनी की राजनीति जो है उनके पास इस समय बहुत बड़ी चुनौती है, जीवन पर अवसर है। दो बातें हैं, दो विकल्प उनके पास हैं, या तो इतिहास के कूड़ेदान में समा जाए, ना हजारों लोग जाते हैं, या वो नया इतिहास रचते हैं। दोनों चीजें उनके हाथ में है। अगर वो इतिहास रचने को आएंगे और लोगों की अपेक्षा है उनसे कि वो इतिहास का निर्माण करें, नए इतिहास का, तो उनके पास वो मौका है। गुरु से तो इतिहास नहीं रचा गया, रचा जाता तो उनको ऐन वक्त को कोई नहीं हटाता। तो इतिहास रचने की जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है वो नायब सिंह के कंधों पे है। अच्छा अनुभव उनके पास है, बहुत मिलनसार है, सरल है, मृदुभाषी है, लोगों से मिलते जुलते हैं। तो ये सारी चीजें हरियाणा का समाज अपेक्षा करता है और प्रांतों में तो कोई उम्मीद नहीं करता इस तरीके से। लेकिन हमारा हरियाणवी समाज की वो है कि यहाँ लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि ये नेता सुख दुख में शामिल नहीं होता। मतलब अपेक्षा हमारी है कि जब हम दुखी हों तब नेता हमारे साथ दिखे, जब हम सुख हों तो तब भी है सुख दुख में। यानी सामाजिक सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसपे खट्टर साहब खड़े नहीं उतरते। नायब सिंह को उनकी पृष्ठभूमि देखते हुए मुझे ये लगता है कि पूरी तरह वो खराब उतरेंगे। और अब उनको ना एक जो वैचारिक ढांचा रहा है, जो संघ के बारे में जो रहा है, संघ में वैसे तो वो रहे नहीं उस स्तर पे, तो उसको तोड़ना होगा। जनसंपर्क बढ़ाएं अपना, लोगों से अब दूरियां जितनी कम करेंगे उतना फायदा है। और एक चीज जो मुझे लगती है, बहुत खुले मन से मैं कह रहा हूँ कि नायब सिंह सैनी से इस समय आज की स्थिति में प्रदेश के लोग नफरत नहीं करते, कोई नहीं करता। जो उनकी राजनीति से सहमत नहीं, उनकी पार्टी से सहमत नहीं है, वो भी नहीं करते। वो उनके व्यक्तित्व की पहचान है कि हर समय वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ अगर वो कर्म भी अच्छे करते चले गए, पॉलिसीज अच्छी बनती चली गई, जनहित में सारी चीजें हुई, तो ये जो उनकी मुस्कुराहट है ये लोगों को इतना जोड़ दे कि लोग उनसे प्रेम भी करने लगेंगे। देखिए मनुष्य की लोकप्रियता सिद्ध होती है उसके कर्म से, एक्शन से। आप केवल हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मीठा बोलते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तब भी बात नहीं होगी। अब आपने अपने जो आपको जो व्यक्तित्व मिला है उसको भी अपनी नीतियों के साथ जोड़ के और हरियाणा में एक व्यापक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अगर आप उस दिशा में काम करेंगे तो लोग इतने सहज हैं यहाँ के और धैर्यवान हैं कि वो आपसे ये तकाजा नहीं करेंगे कि आप अभी डिलीवर करो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि मैं शपथ ग्रहण से पहले 25,000 नौकरियां दूंगा, वो बात आमतौर पर पूरा हो गया। तो लोग एक विश्वास भी बना हुआ था स्टूडेंट्स में, एक साख ये बनी कि जो आदमी कहता है वो करता है। और आगे भी अगर आज उन्होंने ये बयान दिया है कि हम 5 वर्ष के अंदर ये 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। अब लोग नाराज भी हो सकते हैं इस बात से कि सब आपने कहा था देंगे, देने का मतलब ये कि पहली कलम जाहिर कीजिए इसको, लेकिन उनका 5 वर्ष में भी व्यवस्था कर देंगे। तो अब इससे थोड़े से असहज हैं लोग, परेशान है और विपक्षी उन पर हमला भी करेंगे। लेकिन अच्छा उन्होंने बात शुरू में कह दी कि 5 साल लगेंगे, 5 साल में हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे दुष्यंत के समर्थन से सरकार चल रही थी, बुढ़ापा पेंशन वाला मसला था, धीरे धीरे बढ़ा था
और मुझे चुनाव से पहले भी ये लग रहा था कि ये जो वादे हैं 5 साल के लिए हैं, धीरे धीरे ही क्रमबद्ध तरीके से पूरे होंगे और उस पर सरकार आ गई। क्योंकि सरकारें दीपक जी चलती हैं पैसे से, बजट चाहिए, फाइनेंस चाहिए, और आपको देखना पड़ेगा जुगाड़ पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स आप बढ़ा नहीं सकते, कर्जा लेने की एक लिमिट हरियाणा की हो चुकी है। तो ये चुनौतियां हैं नायब सिंह सैनी के सामने। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो मधुर स्वभाव है जो खट्टर साहब के एकदम विपरीत है, उसको वो अपनी पूंजी बना के जनता की नाराजगी को कम से कम कर देंगे और लोगों के बीच में रहेंगे, उनके काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये छवि थी कि लपाज है ना, और क्या करते हैं वो जुमलेबाजी करते हैं वगैरह वगैरह, उसको भी खत्म करने का एक अवसर उनके पास है। और हरियाणा मॉडल देखिए, 2014 में लड़ाई गुजरात मॉडल हरियाणा मॉडल की हो रही थी। आज हरियाणा मॉडल का नेतृत्व भाजपा का मुख्यमंत्री कर रहा है और 10 साल की सरकार रह चुकी है और गुजरात भी वही कर रहा है। तो अब आपका संघर्ष आप ही से है। आज हरियाणा का मॉडल को गुजरात से आगे ले जाएं और गुजरात के मॉडल की जो कमियां खामियां उनसे अपने आप को दूर रखते हुए हरियाणा को विशिष्ट बनाते हैं। तो ये चुनौती भी उनके कंधों पे है। और जब इतने बड़े बड़े वो काम कर देंगे तो मेरी समझ ये है कि सच में इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। भैया मुझे बता रहे थे, मुझे कल एक मैसेज था सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में करीब 9 साल के बाद 9-10 साल के बाद जो है करवा चौथ मनाया जा रहा है, ये वायरल हो रहा था। तो सर मैं ये कह रहा था कि व्यवहार की बात करें, आप जैसे कहते हैं मधुभाषी हैं, खट्टर साहब की पिछले कार्यकाल में बहुत सी वीडियोस वायरल हुई, गर्दन काट दूंगा तेरी, या जैसे कोई वर्कर है सेल्फी ले रहा है तो उसको झटक देना, हाथ से झटक देना, या क्या इसको बाहर निकाल दो, वो निकाल दो। ऐसे एक्सपेक्टेशन आपके नायब सिंह सैनी से लगता है अभी आपको कि ऐसा कुछ? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मैंने उनको कभी बातचीत नहीं की, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि मैं लोगों का चेहरा देख के बहुत सारी चीजें जान लेता हूँ। तो उस चेहरे में एक निश्चलता है, कपट नहीं है। और कई बार बहुत कपटी आदमी होते हैं, वो जाहिर नहीं होने देते। इतने तेज मुझे नायब सिंह लगते नहीं। अच्छा जी। कि वो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि लोग जज ही नहीं कर पाएंगे। और उन्हें भी ये पता है कि उनको जो ये मौका प्रारब्ध ने दिया है, नियति ने दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जरूरतों के चलते उनको ये मिला है। तो और मिला है तो इस अवसर का फायदा तो हर सामान्य आदमी भी उठाना चाहेगा, अपनी पूरी क्षमता से वो काम करेगा। अब नायब सिंह सैनी 32 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, LLB तक की पढ़ाई भी की है, दुनिया देखी है, सारी चीजें हैं, और कंप्यूटर उस जमाने में चलाया उन्होंने। तो एक मिक्स है हर चीज। उनकी फैमिली उनको कुछ चीजें देती है, कुछ उनके अपने संघर्ष उनको कुछ फील देते हैं, और घर परिवार है उनका, बीवी बच्चे हैं। तो एक ऐसा आदमी, वो किसी का, मेरी समझिए ग्रस्त का आदमी किसी का नुकसान तो नहीं करता। कई बार राजनीति आपको मजबूर कर देती है, लेकिन अब उनको ये मान के चलना चाहिए कि हरियाणा के करीब 3.25 करोड़ जो जनता है, उनकी जिम्मेवारी, उनको सुख सुविधाएं देना, उनकी तकलीफें कम करना, वो उनके कंधों पर है और वो करेंगे। मुझे तो उम्मीद है कि उनको करना चाहिए, करेंगे, और पार्टी उनके साथ है। और हाईकमान ने पूरा आशीर्वाद उन्हें दिया है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में उनको विभाग मिले हैं, तो पहले तो आपने देखा होगा विज साहब और खट्टर साहब लड़ते रहते थे, लेकिन अब ऐसा संतुलन है, वो भी उनके पक्ष में जा रहा है। और मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग भी हैं, इंक्लूडिंग विज साहब, अरविंद शर्मा, कि बहुत सीनियर लोग हैं राजनीति में, अपेक्षाकृत ये नए हैं, तो उस संतुलन को भी उन्होंने साधना होगा। और नौकरशाही का जो एक लगता था कि खट्टर साहब को नौकरशाही ने कब्जा किया हुआ है, वो सोचने नहीं देते, उस छवि से भी बाहर आना पड़ेगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, और एक मनुष्य के सामने चुनौतियां आए और वो उसको निपटे प्रॉपरली, उसी के बाद ही तय होता है कि किस तरीके से उनको याद रखा जाएगा। लेकिन दो अलग बिल्कुल पर्सनैलिटीज हैं। खट्टर साहब से न केवल प्रदेश के लोग असंतुष्ट थे, उनका अपना नेतृत्व उनसे असंतुष्ट था, इसलिए हटाया गया। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं थे। ये आए हैं, इनके अंदर पोटेंशियल पूरा है, पॉपुलर होने का भी, काम करने का भी। बहुत सारे सवालिया निशान है, कैसे होंगे क्या नहीं होंगे, चैलेंजेस हैं, कैसे अपनी टीम के साथ लेके चलते हैं, कैसे सुशासन का वादा पूरा करते हैं, कैसे भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करते हैं, और जो लोगों की सुविधा, जैसे ये ऑनलाइन शुरू हो गया तो कहा गया कि खट्टर साहब के दिमाग की सनक है, पोर्टल दिमाग की सनक है, और विपक्ष ने उसका ये फायदा उठाया कि आते ही हम उसको पहले खत्म कर देंगे। अब ये चीजें देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना, कभी वो पिछली दिशा में नहीं जाती, अगर वो जारी है, और नई दिशा में चैलेंजेस बहुत हैं, लिटरेसी रेट कम है, लोगों की समझ नहीं है, तो उन चीज़ों को पहले दूर करना होगा।
मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यक जरूरी चीज़ें ये हैं। तो जब धीरे धीरे मरीज को ये लगता है कि उसका बुखार 105 से 102 आ गया समझ है ना, तो उसको राहत मिलती है, उसको एक विश्वास होता है कि सो भी आ जाएगा और चल भी जाएगा। जी जी। और अगर अचानक से 105 के बाद वो कोमा में चला जाए, तो ये दोनों सिचुएशन है मेडिकल साइंस के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही समाज चलते हैं। तो नायब सिंह सैनी के अंदर पोटेंशियल है, नो डाउट, और होना भी चाहिए, और लोगों का इतना समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हरियाणा में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत और सीटें उन्हीं के नेतृत्व में मिली, और इस समर्थन का उनको सम्मान करना चाहिए। त्यागी साहब, आप एक बात कह रहे थे कि जी। भाई आपको लगता है, ऐसा आपका मानना है कि नायब सिंह सैनी आगे भविष्य में कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ ईमानदारी की कसौटी पर, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, उनके व्यवहार को लेकर बातें होती रही हैं और भी कई विषयों पर उनकी आलोचनाएं होती रही हैं, लेकिन ईमानदारी की अगर हम बात करें तो विपक्षी भी जो नेता हैं उन्होंने भी कभी उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाए। हालांकि जो नायब सिंह सैनी है वे एक दौर में मंत्री भी रहे हैं, पहला जो ट्रम था भाजपा सरकार का उसमें तब उनके ऊपर आरोप लगे थे खनन माफिया को संरक्षण देने के, किस तरह से देखते? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, और जैसे मनोहर लाल जी के विषय में कहा कि बहुत ईमानदार है, अधिकांश लोगों का ये मानना था कि वो ईमानदार है, और वो उनका आधार ये होता था कि उनके पास परिवार नहीं तो वो किसके लिए इकट्ठा करेंगे पैसे, क्यों भ्रष्ट होंगे। जी। बट ये कोई पैमाना नहीं है। बहुत लोग ये मानने लगे थे कि खट्टर जी बहुत सलीके से कुछ करते हैं और वो लोगों को पता नहीं चलता। नंबर 2, उन्होंने एक ऐसी सरकार का नेतृत्व किया है जिसमें घोटालों की बाढ़ थी। बेशक वो दुष्यंत चौटाला के सौजन्य से आ रहे हों, लेकिन घोटालों की इतनी बड़ी फहरिस्त है वहाँ, तहसील घोटाला, दुनिया भर के शराब घोटाला, वो उसी सरकार में है, और वो उस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। आम आदमी ये कहता है कि खट्टर साहब की सरकार के दौरान जो काम हमारा पहले कभी पूर्ववर्ती सरकारों में 500 रुपये में हो जाता था, उसके लिए हमें 1000 या 2000 देने पड़ते हैं। ये भी इस तरह की चीज़ें रही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है, लेकिन अगर वो प्रशासन में उस ईमानदारी को नहीं ला पाते या अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी वो ईमानदार नहीं रख पाते, जैसे आपने कहा कि तब तो नायब सिंह उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे जब उनके आरोप लगे थे, तो अगर वो उस तरह का नियंत्रण नहीं बना पाते तो एक केवल मुख्यमंत्री की ईमानदारी उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि बन के रह जाती, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। और दूसरे मैं बताऊँ दीपक जी आपको बहुत साधारण बात, भारत में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है, बकवास करते हैं हम लोग लफाजी। जो मशीनरी में है सरकारी में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो किसी मंत्री के बेटे तो है नहीं, सब हमारे परिवारों से निकले लोग। आप मुझे एक उदाहरण पूरे देश में बता दीजिएगा, हरियाणा को छोड़िए, कि किसी ने अपने भ्रष्ट बच्चे को इसलिए परिवार से निकाल दिया हो कि भ्रष्टाचार करता था, किसी पत्नी ने भ्रष्ट पति को त्याग दिया हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। अगर जब तक 40,000 की तनख्वाह वाला आदमी घर में 1.5 या 2 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उसके बच्चे और बीवी ये नहीं पूछेंगे कहाँ से आ रहा और हमें नहीं चाहिए, तब तक भ्रष्टाचार की चिंता करना वो लफाजी और बेमानी है। तो भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, वो जब हम अपनी सुविधा के लिए देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, भारी मन से लोग दे देते हैं। आप ये बहुत छोटी मैं आपको बात बताता हूँ कि 2 करोड़ का आपकी मार्केट वैल्यू है मकान की, डीसी रेट कुछ है, और मैं कहता हूँ कि जाके तहसीलदार को कि भाई ये कर दो, तो मैं झूठे आंकड़े दूंगा, झूठा असेसमेंट कराऊंगा, उसका वो पैसे लेते हैं। कभी आपने देखा कि जी नहीं मैंने तो मकान 2 करोड़ का खरीदा, मैंने 80 लाख में नहीं करनी, आप ये फीस भी ले लो मेरे से। तो ये जो देने वाला है ये कहाँ से आ रहा है और जो ले रहा है वो कौन है? कहाँ से? सब इसी समाज की पैदाइश है ना। तो हमने करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया, इट इज ए वे ऑफ लाइफ, यहाँ कोई बड़ी बुरी बात नहीं है इसका इलाज। और सब ये मानते हैं कि कभी खत्म भी नहीं होगा, आप किसी से बात कर लो ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा, वो कहेंगे जी ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह मनोवैज्ञानिक है, कहीं और है बहुत डिटेल में, जिसे सरकार कोई एड्रेस नहीं कर सकती। सरकार केवल ये कर सकती है कि टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो हुआ ऑनलाइन होगा उससे कम चीज हो जाएंगी, जैसे रेलवे का था आपका भ्रष्टाचार था, तत्काल की टिकट की एक व्यवस्था होगी तो वो खत्म हो गया वहाँ। तो जो कुछ भी इसमें कमी आएगी भ्रष्टाचार में वो टेक्नोलॉजी से आएगी। टेक्नोलॉजी मीन्स कि देयर इज नो ह्यूमन टच, रोबोट कर रहा है या मशीन कर रही है। हमारे लोग तो इतने हैं कि वो मशीन से भी करवा देंगे,
तो इसके लिए किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी एक को दोष देना देखो बहुत समझदारी की बात नहीं है। बाकी अब लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अगर कोई आपसे पैसे मांगे, वो कहते हैं कि शिकायत करो, कोई शिकायत जाती नहीं। जी, सही बात है। तो नायब सिंह पे इस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन उनका निकला क्या, कोई रिजल्ट पाया नहीं। तो मैं तो अपेक्षा ये करूंगा, अगर उनको ये नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपनी भी जांच करा लेनी चाहिए एक बार। इतिहास में दर्ज होने का पहला कदम यही होगा कि अगर वो फाइल कहीं बंद हुई है तो वो कहें कि मेरी जांच होगी, और हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी, हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। हाँ, और वो कहें कि होनी चाहिए। जी जी, इतिहास में अपना आपको यहाँ भी एक और बड़ा अंतर मैं बताऊँ खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी का। खट्टर साहब को कहा गया कि संदीप सिंह पे खेल मंत्री का आरोप लगे, उन्होंने बोला इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा 3 बार बताया। क्यों नहीं लेंगे? है चूंकि लोक राज से चलता, आपने वो नीति छोड़ दी, है ना। तो अब नायब सिंह अगर ऐसा करेंगे, ये करते हैं और करना चाहिए, तो वैसे ही इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, बहुत बड़ा कदम हो जाएगा। लेकिन बिना जोखिम लिए राजनीति में कदम नहीं बनते। पैसा वैसा कमाना तो बहुत आसान चीज है। मुझे एक नेता बता रहा था कि भिवानी जिले में सारी लड़ाई इस पहाड़ की है। पहाड़ की क्या लड़ाई है? बोले कि बस ये किसके कब्जे में आ जाए, कौन इससे माइनिंग करेगा, कौन खोदेगा, इसी में चल रहा है। तो राजनीति संसाधनों के, आर्थिक संसाधनों के पर कब्जा करने की है लड़ाई, तो पसंद है, परिभाषा बताती है। हाँ, लेकिन अगर इसके इर्द गिर्द भी आप आम आदमी, चलो वो भी जरूरी है, आपने वहां से मिट्टी निकालनी है, खनन करना है, वो बिल्डिंग मटेरियल में काम आएगा, सब चीज। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इतनी धांधलेबाजी है कि वो एक साधारण आदमी को भी अगर इस लाइन में वो आ गया तो वो करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। जी। तो इन पॉइंट्स को जहां से भ्रष्टाचार रिस रहा है, उसको कैसे रोका जाए, ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है। तो मैं तो अगर बताने पाऊं, मैं उनको इतने काम गिनवा दूंगा कि वो खाली नहीं बैठेंगे, फिर 18 घंटे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन हरियाणा सुधर जाएगा। ठीक बात। और अगर वो हरियाणा को सुधार पाए तो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा डस्टबिन है इतिहास के पास। जी। उसमें इतने पड़े हैं कि और चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो त्यागी साहब, सारी बात हो रही थी, अभी लेटेस्ट खबर, आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे। कल जितने भी मंत्री बनाए गए थे, जिनकी शपथ हुई, जिनको मंत्रालय के लिए दिए गए, कितनी छाप इसमें आप पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की देख रहे हैं? और दूसरी बात, जो सीएमओ में अब नियुक्तियां होनी है, चेयरमैन बनाए जाने हैं, क्या आपको लगता है वो इन सब में मनोहर लाल खट्टर का हाथ रहेगा? उनकी मानेंगे नायब सिंह सैनी, या ये अब नए दौर में आ गए हैं भाई, ठीक है, अब इनके, क्योंकि यही नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी का, और इनके नेतृत्व में ही बीजेपी सत्ता में आई है, अमित शाह भी आए हैं, तो क्या ऊपर से मैसेज होगा इनको कि अब स्वतंत्रता से आप अपना वो चुने, या फिर मनोहर लाल खट्टर की छाप रहेगी उसमें? देखिए, शुरुआती दौर में इस तरह की आशंका थी और उसमें काफी सत्यता भी थी कि मनोहर लाल की शैडो में है वो। जी। ठीक है, लेकिन अब जो माहौल बना है उसमें मुझे लगता है कि उनको केंद्र से भी कहा गया है कि आप निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य करें। जी। अब आप देखिए कि बीच के तेवर सारे ढीले पड़ गए हैं। जी। सबसे बड़ी आवाज तो वही थे। जी। और ऊपर से मेरी समझ ये है कि खट्टर साहब का प्रभाव उस तरह का नहीं रहेगा। सर, वो भी देखे ना, राव इंद्रजीत जो पहले टर्म में 2 मंत्री थे उनके, उसमें अभी एक मंत्री भी सेटिस्फाई हो गए, बेटी। और खट्टर साहब को शायद ये समझा भी दिया गया कि अब आप अपने काम पर ध्यान दें, हरियाणा से आप अपना दिमाग हटा लें। और खुद नायब सिंह ने कहा है, जब उनसे ये पूछा गया, आज ही मैं कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप खट्टर साहब की छाया में रहेंगे। बोले, मैं प्रधानमंत्री जी से, पार्टी के अध्यक्ष और गृह मंत्री के संपर्क में हूँ, उनसे सीधे बात करता हूँ, अगर मैंने दिशा निर्देश लेने तो वहाँ से लेने, और किसी तरह का इस तरह का मसला नहीं है। उस कड़ी में अगर वो मनोहर लाल जी से भी निर्देशन ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे पहले शासन किया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो चौधरी बंसी लाल से भी मिल के आए थे, और दोनों लोगों ने बातचीत की कि उन्होंने कहा था, बताइए मेरे को शासन प्रशासन में मैंने कैसे काम करना है। तो एक वरिष्ठ होने के नाते अगर वो उनसे सलाह लेंगे यहाँ तक तो ठीक है, मार्गदर्शन। लेकिन कोई भी जो फैसला उन्होंने लेना, तो वो फैसला उस शपथ के अनुरूप लें जो उन्होंने वहाँ ली है, हस्तक्षेप ना हो। हाँ, कि जो भी विषय मेरे संज्ञान में आएगा, है ना, उसे मैं पूरी निष्ठा से करूँ, बिना किसी हस्तक्षेप के। अगर वो शपथ को ध्यान रखेंगे तो उसमें कोई नहीं आएगा। और मैं तो इतना भी कहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री भी ऐसा कोई फैसला करवाने की स्थिति में हो जो प्रदेश के हितों में ना हो, तो उनको वहाँ टकराना भी चाहिए, क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं।
वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो हर नागरिक के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री होना सिद्ध करना पड़ेगा। भाजपा एक अलग चीज है, अलग एंटिटी है, अब वो एक नई भूमिका में है। अगर वो हरियाणा के हितों के लिए संघर्ष करके, तो फिर से मैं कह रहा हूँ नया इतिहास रच देंगे। और अगर वो आज्ञाकारी शिष्य की तरह से केवल ऐसे ही काम करते रहे कि जो आदेश आया वो सर्वमान्य है, तो फिर कोई डस्टबिन है। तो इतिहास का स्वर्णिम पन्ना और एक कूड़ादान दोनों है, वो उनके लिए नहीं, सभी के लिए जीवन नया अध्याय लिखने के लिए पूरा मैदान खाली पड़ा है। उसको अन्यथा ना ले। अगर कभी गलती से सुन ले छोटा मोटी सी बातचीत हमारी, उसको अन्यथा ना ले। वो जो सवाल उनके सामने है वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, उनके सामने भी है। कि हम अंततः यही चाहते हैं कि लोग हमें कैसे याद रखेंगे। अभी चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा भावुक भाषण दिया कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि लोग कैसे मुझे जज करेंगे। मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि मेरा आकलन इतिहास करेगा। तो ये इतिहास इतनी गंभीर चीज है कि इसके प्रति आदमी को बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। सर त्यागी जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज इस जो हमने विषय चुना उस पर आपने हमारा ज्ञानवर्धन भी किया और कल दिलचस्प जानकारियाँ भी दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो विषय होंगे उन पे जो तमाम वीडियोस हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।